गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है मैन्यूर्स, फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह है ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग जो है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हरी खाद किस तरीके हमारे मिट्टी में जो है कार्य करती है और हमारे मिट्टी की संरचना को किस तरीके सुधारती है, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि हरी खाद एक जैविक खाद होती है जो अपने मिट्टी में उसे उगाकर या उसके पत्तियों, तनों, जड़ों को उस मिट्टी में जो है दबाकर खाद के निर्माण का एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है जो काफ़ी प्राकृतिक और किफ़ायती जो है आपको किसानों को साबित होती है, क्योंकि कम लागत में जो है आपकी मिट्टी की जो भौतिक दशा है उसकी अवस्था सुधरती है और जो उसमें पोषक तत्व होते हैं हमारे और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो एक तरीके से आपके मिट्टी के अंदर उन्हें हवा और धूप और वायुमंडल से अटैच होकर मतलब जुड़कर वह मिट्टी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की जो है उर्वरता में सुधार होता ही है, मगर भौतिक संरचना में भी जो है उसके जो है कई ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मिट्टी के परतों के रूप में जो है अपने कार्य को करते हैं। तो वहाँ पे हमारा जो ये जैविक खाद है या हरी खाद है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसका प्रयोग करके आप अच्छी उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस टॉपिक के अंतर्गत जो है हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। हरी खाद जो है, हरी ऑब्लिक पत्ती खाद जो है, यह प्रकृति का उपहार है जो प्रकृति के द्वारा इनका निर्माण होता है और यह मिट्टी की जो है एक तरीके से संरचना और उसकी उर्वरता में सुधार भी लाते हैं। ठीक है, तो हरी खाद एक जैविक खाद है जो पौधों की हरी पत्तियों, तनों, जड़ों से बनाई जाती है। इसे खेत में उगाई गई फसलों को हरी अवस्था में ही जुताई करके मिट्टी में दबा दिया जाता है और यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का एक प्राकृतिक और किफ़ायती तरीका है, जिसके द्वारा आपके मिट्टी का संरचना में सुधार तो होता ही है, प्लस उसकी उर्वरता में जो है अच्छा खासा वृद्धि होता है, जो आपके हरी खाद जैविक खाद के रूप में जो है खेतों में मिलाया जाता है या दबाया जाता है। क्योंकि आज के जो है अगर हम अपनी मृदा का सॉइल टेस्टिंग, मृदा परीक्षण अगर छात्रों कराएं तो हमारी मिट्टी में कई ऐसी कमियां आपको दिखाई देंगी, जिससे आगे चलकर आपकी मृदा का जो है अम्लीय क्षारीय में जो है उनका परिवर्तन होना जो है संभव हो जाएगा, जिससे आप अच्छी उत्पादन जो है आप अपनी फसल का जो है नहीं ले सकते हैं, जिसके कारण से आप खुद जो है कई जो है हानियों और नुकसान का जो है एक तरीके से उसे अपनी जो है कई आर्थिक स्थितियों के सामना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फिर उसके बाद हरी खाद का महत्व आता है। ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। किस तरीके बढ़ाती है? हरी खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी की बनावट में सुधार करती हैं। हरी खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाती है, जिससे मिट्टी की बनावट में जो है सुधार होता है, जो आपके हरी खाद के द्वारा ही ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। फिर उसके बाद पानी को
रोकती हैं। ठीक है, तो हरी खाद मिट्टी में पानी को रोकने में मदद करती है, जिससे सूखे की समस्या जो है कम होता है। क्योंकि अगर आपके मिट्टी में जो है हरी खाद का उपयोग अच्छे तरीके से किया गया है छात्रों, तो वहाँ पे पानी सोखने की क्षमता आपकी मृदा की बढ़ जाती है, जिससे जो है आपको सूखे की जो समस्याएं होती हैं कि आज आपने पानी सींचा और 2 दिन बाद जो है आपके खेत का पानी जो है सूख गया, तो इससे जो है अगर आप जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे आप सूखे की समस्या से जो है आप परेशान नहीं होंगे। आप उसका निदान बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप अपने मिट्टी में जो है जैविक खाद का उपयोग, हरी खादों का उपयोग करिए, जिससे इन सब समस्याओं से आप जो है दूर रहेंगे। फिर उसके बाद खरपतवारों को नियंत्रित करती हैं। यह हरी खाद खरपतवारों को वृद्धि को जो है रोकती है। फिर उसके बाद मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को जो है बढ़ावा देती है। हरी खाद मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाती है, जो मिट्टी की उर्वरता के लिए आवश्यक होती हैं। अगर आप हरी खाद का उपयोग अपनी मिट्टी में कर रहे हैं छात्रों जो है, तो वहाँ पे आपके सूक्ष्म जो क्या कहते हैं तत्व होते हैं और कुछ लाभदायक कीड़े मकोड़े होते हैं, वह जो है आपके मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जीवन चर्या को पूरा करके आपकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते रहते हैं। फिर उसके बाद हरी खाद के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्यूर्स जो है, ठीक है, तो हरी खाद के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला आपका है दलहनी फसलों की हरी खाद बनाना जो है, तो दलहनी फसलें जैसे मूंग, उड़द, चना वायुमंडल से नाइट्रोजन को जड़ों में स्थित गांठों में ठीक करती हैं। इसीलिए इनकी हरी खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे हम अपनी फसल में, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जो दलहनी फसलें होती हैं वह वायुमंडल से भी जो है कुछ नाइट्रोजन का अवशोषण करती हैं, और दलहनी फसलों के कुछ जड़ों भी जो है वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, जो है जो पौधे उसका उपयोग करते हैं। तो इसी वजह से दलहनी फसलों में जो है नाइट्रोजन का जो है उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वह वायुमंडल से अवशोषित करके अपनी जीवन चक्र को पूरा करते हैं और उत्पादन, अच्छा खासा उत्पादन भी देते हैं। फिर सेकंड आपका आता है अदलहनी फसलों की हरी खाद जो है, तो अदलहनी फसलें जैसे धान, ज्वार, बाजरा दलहनी फसलों की तुलना में कम नाइट्रोजन ठीक करती हैं, लेकिन यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने में मदद करती हैं जो है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है, कहीं पे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, कहीं पे अदलहनी फसलें इस प्रकार की पाई जाती हैं जो आपके मिट्टी की जो है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपकी मृदा की भौतिक दशा जो है उसकी संरचना में सुधार होता है। उसके बाद हरी खाद बनाने की विधि जो है, किस तरीके आप हरी खाद को बनाएंगे, तो फसल का पहले चयन करेंगे। क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुसार उपयुक्त फसल का आप चयन करेंगे। फिर उसका बुआई करेंगे, फसल को खेत में समान रूप से बोएंगे। फिर उसकी सिंचाई करेंगे, फसलों को समय समय पर सिंचाई करेंगे। फिर कटाई करेंगे, जब फसल हरी और रसीली हो जाए तो उसे काट लिया जाए। फिर उसके बाद मिट्टी में दबाने की प्रक्रिया जो है, तो कटी हुई फसल को मिट्टी में दबा दें और तब आपके हरी खाद बनने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है, शुरू होता है छात्रों। हरी खाद के लाभ जो है, जो लाभ हमें प्राप्त होते हैं हरी खाद के द्वारा, तो किफ़ायती हरी खाद रासायनिक उर्वरकों का एक सस्ता विकल्प है। हम अगर हरी खाद का उपयोग अपनी मिट्टी में कर रहे हैं छात्रों जो है, तो वहाँ पे हम अपना रासायनिक खादों का जो है उपयोग नहीं करेंगे।
फिर पर्यावरण के अनुकूल, हरी खाद पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होती है। स्वस्थ फसल जो है, तो हरी खाद से उगाई गई फसलें स्वस्थ और अधिक उत्पादक होती हैं। फिर उसके बाद मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। हरी खाद मिट्टी की संरचना में सुधार करके मिट्टी को उपजाऊ बनाती रहती हैं। फिर उसके बाद हरी खाद देश की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सघन कृषि को अपनाना आवश्यक हो गया है, जिसके फलस्वरूप फसलों का उत्पादन बहुत ही तेजी से बढ़ा और भूमि से पोषक तत्वों का ह्रास भी जो है भारी मात्रा में हुआ। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों जो है कि अगर आप रासायनिक खादों का उपयोग ज़्यादातर करते हैं तो आपके मिट्टी की संरचना तो बिगड़ती है, उसकी भौतिक दशा बिगड़ती ही है जो है, मगर आपके मिट्टी से पोषक तत्वों और सूक्ष्म तत्वों का जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा ह्रास भी होता है। पोषक तत्वों के ह्रास के कारण भूमि की उत्पादकता में जो है कमी आई। भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए भूमि से निरंतर अधिक उत्पादन की प्राप्ति के लिए भूमि में आए पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति करना आवश्यक हो गया है, तभी आप अच्छा जो है उत्पादन कर सकते हैं आप अपनी फसल का। फिर उसके बाद भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाली कार्बनिक खादों में हरी खाद का अपना एक विशेष स्थान होता है, जहां आपकी मिट्टी की दशा को अच्छे तरीके से सुधारता है। तो इसका स्थान अलग पाया जाता है और रासायनिक खादों का अलग स्थान पाया जाता है। फिर उसके बाद हरी खाद की डिफिनीशन क्या है उसे भी हम बतला दे रहे हैं। एक ऐसी क्रिया जिसमें भूमि में उगी हुई फसलों को कोमल अवस्था में ही भूमि के वातावरण को सुधारने के लिए तथा भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा की वृद्धि के लिए पलट दिया जाता है, उसे हरी खाद देने की क्रिया कहा जाता है छात्रों जो है, जो आपकी डिफिनीशन और परिभाषा है। ठीक है। फिर उसके बाद हरी खाद के लिए उगाई जाने वाली फसलों के नाम हम बतला रहे हैं, जो आपके हरी खाद में जो है बनने में सहयोग करते हैं, उन फसलों का उपयोग किया जाता है। तो हरी खाद के लिए उगाई जाने वाली फसलें, जल भूमि में हरी खाद के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फसलों को हरी खाद फसलें कहते हैं। हरी खाद वाली फसलों को दलहनी और अदलहनी दोनों प्रकार की फसलें सम्मिलित की जाती हैं, जिनसे हम हरी खाद का निर्माण करते हैं और अपनी फसल में प्रयोग करते हैं। हरी खाद वाली फसलों को उगाने के लिए लगभग 40 दिनों के पश्चात खेत में पलट देने पर उनके अपघटन के फलस्वरूप मृदा में विभिन्न पोषक तत्वों की विशेषता नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। ठीक है। फिर दलहन वर्ग की फसलें वायुमंडल के नाइट्रोजन को भूमि में एकत्रित करके कार्य करती हैं। खाद्य मांग की पूर्ति के लिए दलहनी और अदलहनी दोनों प्रकार की फसलों को फसल चक्र क्रॉप रोटेशन में सम्मिलित करना आवश्यक होता है, तभी आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से जो है क्या कहते हैं फसल चक्र के द्वारा उनकी मिट्टी की उर्वरता की दशा में सुधार भी होता है। और आपके कुछ ऐसे भी फसलें होती हैं जो क्या कहते हैं क्रॉप रोटेशन में सम्मिलित करने के बाद जो है आप उससे उत्पादन भी अच्छा ले सकते हैं और आप अपनी मिट्टी की जो है उर्वरता को ह्रास होने से बचा भी सकते हैं। फिर उसके बाद सभी फसलों को उगाकर भूमि में पलटने से मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ती है और मृदा के गुणों में सुधार होता है। फिर भी दलहन वर्ग की फसलें इसी के साथ वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करने का कार्य भी करती हैं। हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाने वाली दलहनी तथा अदलहनी फसलें निम्न प्रकार की होती हैं। दलहनी फसलें, दलहन वर्ग की फसलें भूमि में उगाने वाली फसल वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करती हैं, जिससे उगाई जाने वाली फसल के नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है। ये फसलें भूमि की नमी को क्षमतापूर्वक प्रयोग करती हैं। अन्न वाली फसलों के पश्चात इन फसलों को उगाने से अधिक लाभ जो है प्राप्त होता है। ये फसलें
प्रोटीन युक्त होने के साथ साथ भूमि की उर्वरता तथा भूमि के वातावरण में भी जो है सुधार करती रहती हैं। फिर उसके बाद ये कम अवधि की फसलें होने के कारण मिश्रित फसलें मिक्स क्रॉप के रूप में, मध्यवर्ती फसलें इंटरक्रॉपिंग में, फसल चक्रों क्रॉप रोटेशन में और शुष्क क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लाई जा सकती है। ठीक है, लाई जा सकती है, क्योंकि उदाहरण के लिए उन फसलों का प्रयोग किया जाता है जैविक खाद में छात्रों जो है, जैसे उड़द हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया, मसूर, लोबिया, मूंग, मोठ, ग्वार, सनई और ढैंचा है छात्रों। ठीक है, ढैंचा आदि फसलों का प्रयोग आप हरी खाद में कर सकते हैं। इन्हें 40 दिन तक आप अपने खेत में उगाकर इसे जो है फिर जमीन के अंदर दबाने से जब इनका अपघटन होता है तो वहाँ पे पोषक तत्वों की जो भी कमियां होती हैं आपकी मिट्टी की दशा को सुधारते हैं और उसकी उर्वरता को बढ़ाते रहते हैं। फिर अदलहनी फसलें आती हैं। नॉन पल्सेज क्रॉप जो है, इस वर्ग की फसलें भूमि में दबाने के पश्चात ये भूमि के भौतिक वातावरण में सुधार करती हैं। भूमि में जीवाश्म पदार्थ बढ़ता है तथा भूमि में उपलब्ध जल का भरपूर उपयोग होता है। उदाहरण मांग, भांग जो है, राई, जई और सलजम, तोरिया, सरसों आदि जो है एक तरीके से अदलहनी फसलें हैं जो आपके क्या कहते हैं मिट्टी में या भूमि में कार्बनिक पदार्थ और जीवाश्म पदार्थ की मात्रा को ये बढ़ाते हैं। फसल अनुसंधान केंद्र पंतनगर में विभिन्न प्रजातियों की तुलना में एक मूल्यांकन किया गया कि हरी खाद की फसलें उगाने की जो संभावनाएं होती हैं मुख्य उन अन्न वाली फसलों के पश्चात उन फसलों को खाली समय में उगाकर कृषक अपनी भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाकर भूमि की वातावरण को कृषि के अनुकूल बनाता रहता है छात्रों। फिर किसान को नाइट्रोजन युक्त खर्चीले उर्वरकों पर व्यय को कम करने के लिए ऐसी फसलों को उगाना चाहिए जिससे उनका जो है कम खर्च हो। कृषक हरी खाद को उगाकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विभिन्न प्रकार से लाभ उठा सकता है। फिर हरी खाद के लाभ आपके, तो मृदा में हरी खाद के उपयोग से होने वाला लाभ जो है उसे बतला रहे हैं कि वायुमंडल की नाइट्रोजन, ठीक है, तो दलहन वर्ग की हरी खाद वाला फसल वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में एकत्रित करने का कार्य जो है करता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद निछालन की प्रक्रिया में लाभ होता है, तो लीचिंग की प्रक्रिया में, ठीक है, तो लीचिंग की प्रक्रिया में क्या कहते हैं, लीचिंग में कि जो कमी होती है उसे हम बतला रहे हैं कि हरी खाद की फसलें उगाने से पोषक तत्वों का निछालन की क्रिया द्वारा ह्रास नहीं हो पाता है। दलहनी फसलें लगभग 80 किलोग्राम नाइट्रोजन की दर से वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करती रहती है, जिससे हमें दलहनी फसलों में जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है छात्रों। वहाँ पे अगर हम हरी खाद का उपयोग अपने खेत में, भूमि या प्लॉट में जो है अगर करते हैं छात्रों जो है, तो हमारी मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, पोषक तत्वों का जो है एक संतुलित जो है स्तर बना रहेगा, शून्य पोषक तत्वों का स्तर बना रहेगा, जिससे हम किसी भी फसल का अगर उत्पादन करते हैं छात्रों जो है, तो हम उसका उत्पादन बहुत ही अच्छे तरीके से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।